ये कहानी भरोसे के कत्ल की कहानी है। ये हैदराबाद के स्वैन लेक अपार्टमेंट की रेणुका अग्रवाल की कहानी है, जिन्हें एक गलत बंदे पर विश्वास करने की कीमत कुकर, चाकू, कैंची इत्यादि से टॉर्चर होते हुए अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हैदराबाद में एक जगह है कुकटपल्ली। इसी एरिया में स्वैन लेक अपार्टमेंट्स हैं। इस अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेणुका अग्रवाल तथा 26 साल के बेटे के साथ रहते थे। राकेश अग्रवाल इलाके के जाने माने स्टील कारोबारी हैं। रेणुका अग्रवाल की उम्र लगभग 50 साल थी। पति और बेटे जब ऑफिस चले जाते थे तब रेणुका अग्रवाल अपने घर में अकेले ही रहती थीं। 10 सितंबर 2025 को अपनी रूटीन के मुताबिक राकेश अग्रवाल नाश्ता करते हैं और अपने बेटे के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर में अब रेणुका अकेली रहती हैं। रेणु के अकेले रहने की वजह से पति और बेटे अक्सर थोड़ी थोड़ी देर पर फोन करके हाल चाल लेते रहते थे। 10 सितंबर को जब ऑफिस गए हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं तब राकेश अपनी पत्नी को फोन करते हैं, मगर कॉल रिसीव नहीं होता है। उन्हें लगता है कि शायद रेणु बिजी होगी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। राकेश भी अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर तक कॉल बैक न आने पर राकेश इस बात की जानकारी अपने बेटे को भी देते हैं। अब दोनों ही लगातार रेणु के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। अब दोनों ही अनहोनी की आशंकाओं से घिर जाते हैं और समय से पहले घर वापस आते हैं। फ्लैट का दरवाजा इन्हें बाहर से लॉक मिलता है। दोनों बाहर से लगातार नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना ही दरवाजा खुलता है। अब राकेश अपार्टमेंट के दूसरे लोगों को भी इस बात की जानकारी देते हैं और वहां पर कई पड़ोसी जमा हो जाते हैं। दरवाजा ना खुलने के कारण पास के ही एक मैकेनिक को बुलाया जाता है। यह मैकेनिक खिड़की के सहारे अंदर जाकर वो दरवाजा खोलता है। फिर राकेश घर के अंदर अपने बेटे के साथ दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। घर के अंदर फर्श पर चारों ओर खून बिखरा हुआ था। खून के बीच बिल्कुल बेसुध हालत में रेणुका पड़ी हुई थी। ये लोग भागकर रेणुका के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कोई हरकत नहीं करती हैं। इन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि रेणुका अब इस दुनिया में नहीं है। रेणुका के हाथ पैर बंधे हुए थे, सर बुरी तरीके से चूर हुआ था। शरीर पर कई जगह चाकुओं के गहरे जख्म के निशान थे। यहां तक कि गर्दन पर भी सीधे हमले के निशान मौजूद थे। पास में ही एक कुकर रखा हुआ था जो खून से सना था। ऐसा लग रहा था मानो उस कुकर से ही रेणुका के सर को चकनाचूर किया गया हो। शव की बुरी हालत हमले के हॉरर को बताने के लिए काफी था। लोग इस नज़ारे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या ही किया जाए। वहां पर मौजूद लोगों में से कुछ लोग पास के ही पुलिस स्टेशन में फोन करके घटना की जानकारी देते हैं। ये इलाका साइबराबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। यह मामला हाई प्रोफाइल सोसाइटी का था, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। तुरंत ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उसकी एक एक डिटेल्स पढ़कर सभी की रूह कांप जाती है। पोस्टमार्टम पास के ही गांधी हॉस्पिटल में हुआ था। इस रिपोर्ट में शरीर पर कुल 40 गहरे घाव के निशान मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले सर पर कुकर से वार किया गया था। इस कारण खोपड़ी की कई हड्डियां टूट गई थीं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कैंची घोंपे गए थे। कैंची से ही अंत में गला रेता गया था। इसी कारण खून ज्यादा बह गया और रेणुका की मौत हो गई। इसके अलावा चाकुओं से इंटरनल ऑर्गन पर हमले किए गए थे। आखिर रेणुका के साथ इतनी क्रूरता किसने और क्यों की थी? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था और सबकी निगाहें पुलिस की ओर टिकी हुई थीं। पुलिस भी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही पुलिस वालों को इस हैवानियत को अंजाम देने वाले सस्पेक्ट का अंदाजा हो जाता है। जब पुलिस वाले परिवार वालों से घर में मौजूद एक एक शख्स की जानकारी लेते हैं तो इस दौरान एक ऐसे शख्स के बारे में पता चलता है जो 10 दिन पहले ही इस परिवार का हिस्सा बना था, लेकिन रेणुका की मौत के बाद से ही वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो शख्स था 10 दिन पहले घर में हाउस हेल्पर के तौर पर नौकरी ज्वाइन करने वाला 20 साल का हर्ष कुमार। रेणुका की उम्र 50 साल हो गई थी।
अकेले घर का पूरा काम करना इनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। घर में पहले से जो काम करने के लिए हेल्पर रखे गए थे वो नौकरी छोड़कर चले गए थे। इस कारण घर में नए हेल्पर को रखने का फैसला किया जाता है। अग्रवाल परिवार नए हेल्पर की तलाश में अलग अलग कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। फाइनली कोलकाता की एक मैन पावर एजेंसी से इनका कांटेक्ट होता है। इस कंपनी को शंकर नाम का व्यक्ति चलाता है। राकेश अपनी ज़रूरत के बारे में शंकर को बताते हैं और उसी हिसाब से शंकर उन्हें कहता है कि हर्ष नाम का एक लड़का है जो आपके यहाँ अच्छे से काम करेगा। इसी के बाद 1 सितंबर से हर्ष की ज्वाइनिंग बतौर हाउस हेल्पर राकेश अग्रवाल के घर पर हो जाती है। पुलिस वाले जब हर्ष के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि घटना वाले दिन से ही हर्ष गायब है। हर्ष के साथ साथ 14th फ्लोर पर एक दूसरे घर में काम करने वाला रोशन सिंह भी लापता बताया जाता है। पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि रेणुका अग्रवाल की मौत के पीछे इन दोनों का हाथ जरूर है। इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वालों की 5 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। सस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। शाम के 5:02 पर बिल्डिंग की लिफ्ट से हर्ष और रोशन उतरता हुआ दिखाई देते हैं। इन लोगों के हाथ में कुछ सामान भी दिखाई देता है। लिफ्ट से उतरने के बाद ये दोनों रेणुका की ही स्कूटी से बड़े आराम से अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। रोशन और हर्ष की कुंडली निकालने पर पता चलता है कि दोनों ही रांची के रहने वाले हैं। पुलिस को शक होता है कि शायद बचने के लिए ये लोग वापस रांची ही जाएंगे। इसलिए साइबराबाद पुलिस की ओर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। आरोपी मूल रूप से रांची के रहने वाले थे, इसलिए लोकल पुलिस स्टेशन को भी सस्पेक्ट की लीड भेज दी जाती है और उनसे भी इस मामले में मदद मांगी जाती है। इस तरह रांची पुलिस भी जांच में शामिल हो जाती है। पुलिस वाले जब सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो अपार्टमेंट से निकलने के बाद ये दोनों पास के ही हफीजपेट रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने पर पुलिस वालों को हर्ष और रोशन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन 8 किलोमीटर दूर सन्नाटे में रेणुका की स्कूटी जरूर लावारिस हालत में मिल जाती है। पुलिस वाले अपनी निगरानी उस इलाके के सभी रेलवे स्टेशन पर बढ़ा देते हैं कि शायद आरोपी ट्रेन के सहारे भागेंगे, लेकिन दोनों ट्रेन से भागने की बजाय दूसरा रास्ता अपनाते हैं। पुलिस इन लोगों को मोबाइल से ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती है क्योंकि ये लोग अपना मोबाइल अक्सर बंद रखते थे। हालांकि पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है जिस पर ये दोनों ही आरोपी आखिर के समय में बात कर रहे थे। इन सब के बीच 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहते हैं। हालांकि तीसरे दिन पुलिस को कहीं से इनपुट मिलती है कि दोनों ही आरोपी रांची पहुंचकर किसी तीसरे साथी के यहाँ छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर हैदराबाद पुलिस की एक टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी करती है और हर्ष तथा रोशन कुमार को उस समय पकड़ लिया जाता है जब ये दोनों वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। इन दोनों के साथ एक और व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसका नाम था राजू वर्मा। ये राजू वर्मा वही था जिससे आरोपियों ने आखिरी समय में बात की थी और पुलिस इसी राजू वर्मा की लोकेशन को लगातार ट्रेस कर रही थी। जैसे ही पुलिस वाले इन तीनों को हिरासत में लेते हैं, तीनों ही खुद को बेगुनाह बताते हुए छोड़ने की गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन आरोपियों की एक नहीं सुनते हैं। अगले दिन तीनों को रेणुका अग्रवाल की बेरहमी से की गई हत्या का सस्पेक्ट बताते हुए स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। फिर वहां से कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस इन्हें लेकर वापस हैदराबाद आ जाती है। यहां आकर हर्ष और रोशन से पूछताछ शुरू होती है। इस पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले तो हर्ष और रोशन दोनों ही खुद को बेगुनाह बताते हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों के सामने सीसीटीवी फुटेज की डिटेल्स और रेणुका अग्रवाल के घर के अंदर मिले फिंगरप्रिंट्स, बाथरूम में मिले कपड़े इत्यादि के बारे में पूछा जाता है तो ये दोनों कोई जवाब नहीं दे पाते हैं और अपना गुनाह कबूल करते हुए सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। खुलासे के मुताबिक इस मामले का दूसरा आरोपी रोशन कुमार ऑलरेडी एक क्रिमिनल था। इस पर रांची में 2 लूटपाट और एक हत्या की कोशिश का मामला चल रहा था। कुछ समय तक जेल में रहने के बाद ये छूटकर बाहर आया था। हर्ष पर भी कुछ मामले चल रहे थे। इन सब के बीच ये लोग काम की तलाश में कोलकाता जाते हैं।
वहां से आकर पहले रोशन कुमार इसी स्वैन लेक अपार्टमेंट्स के 14th फ्लोर पर एक फ्लैट में नौकरी करने लगता है। जब रेणुका अग्रवाल के यहाँ एक नौकर की जरूरत पड़ती है तब कोलकाता की एजेंसी के सहारे हर्ष अग्रवाल को 13th फ्लोर पर नौकरी मिल जाती है। हालांकि अब तक रोशन और हर्ष में पहले से जान पहचान नहीं थी। जब 1 सितंबर को हर्ष यहाँ आकर अग्रवाल परिवार में नौकरी करने लगता है तो इसी बीच उसकी जान पहचान रोशन से होती है। फिर इसी मुलाकात और दोस्ती में ये दोनों कुछ बड़ा करने का प्लान करते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान हर्ष कहता है कि मेरे मालिक के यहाँ काफ़ी पैसा हो सकता है क्योंकि ये लोग बड़े बिजनेसमैन हैं। दिन के समय उनके घर में कोई रहता भी नहीं है, तो हम लोग बड़ी आसानी से घर में लूटपाट कर सकते हैं और बड़े आराम से भागकर रांची जाकर अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। रोशन को ये प्लान पसंद आता है और इसी के बाद ये लोग 10 सितंबर को लूटकांड को अंजाम देने का फैसला करते हैं। जब राकेश अग्रवाल अपने बेटे के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तब मौका मिलते ही हर्ष रोशन को अपने साथ बुला लेता है। फिर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। रेणुका अग्रवाल को लगता है कि घर में ये लड़का किसी काम के लिए आया होगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती हैं। आरोपियों की ओर से दी गई डिटेल्स के मुताबिक ये दोनों पहले रेणुका अग्रवाल के करीब जाते हैं, फिर किचन से छिपा कर लाए गए कुकर से एक जोरदार वार रेणुका के सर पर करते हैं। एक ही हमले में रेणुका लगभग बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती हैं। रेणुका के गिरते ही दोनों आरोपी रेणुका के हाथ पैर बांध देते हैं और फिर उनसे पूछने लगते हैं कि बताओ घर में सोना और पैसा कहाँ रखा हुआ है। बेहोशी के कारण रेणुका अग्रवाल कोई जवाब नहीं दे पाती हैं, लेकिन इन आरोपियों को लगता है कि शायद रेणुका बहाने कर रही हैं, इसलिए गुस्से में आकर दोनों रेणुका के शरीर पर चाकू और कैंची चुभाकर टॉर्चर करने लगते हैं। इन सब के बीच रेणुका चाह कर भी मदद के लिए नहीं चिल्ला पाती हैं, क्योंकि इन दरिंदों ने हाथ पैर के साथ साथ रेणुका के मुंह को भी बांध दिया था। अंत में जब रेणुका बेहोशी के कारण कुछ भी नहीं बोल पाती हैं तब ये दोनों बड़ी ही बेरहमी से उसका गला भी काट देते हैं। इस कारण तड़प तड़प कर रेणुका की मौत हो जाती है। रेणुका के मौत के बाद ये लोग एक एक कमरे की तलाशी लेते हैं। घर का नौकर होने की वजह से हर्ष को पता था कि पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखे हैं, इसलिए वो इस कमरे में जाकर घर में रखा लगभग 4 तोला सोना और 1 लाख रुपए चुरा लेते हैं। इसके अलावा इन्हें घर की अलमारी में 12 कीमती घड़ियां मिलती हैं, उसे भी चुरा लेते हैं। वहीं पर 2 फोन भी रखे हुए थे, ये लोग उन फोन्स को भी उठा लेते हैं। रेणुका को दर्दनाक मौत देने के दौरान इन दोनों हैवानों के कपड़े भी खून से सन गए थे, इसलिए हत्या और लूटपाट को अंजाम देने के बाद दोनों बड़े ही आराम से रेणुका के ही बाथरूम में जाकर नहाते हैं और कपड़े चेंज करने के बाद चोरी का सभी सामान लेकर और अपने कुछ ज़रूरी सामान लेते हुए बिल्डिंग की लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। नीचे मौजूद गार्ड समझते हैं कि ये दोनों इसी अपार्टमेंट में काम करते हैं, शायद किसी काम से ही बाहर जा रहे होंगे, इसलिए गार्ड इन्हें बिना रोके टोके जाने देता है। इस तरह बड़े ही आराम से ये लोग अपार्टमेंट के अंदर से रेणुका की ही स्कूटी लेकर निकल जाते हैं। पुलिस के डर से ट्रेन की बजाय चोरी के पैसे से फ्लाइट से रांची पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने पर राजू वर्मा इनकी हरकतों को जानने के बावजूद इन्हें न सिर्फ छुपाने के लिए छत देता है, बल्कि अपने स्तर से इन दोनों को बचाने की भी पूरी कोशिश करता है। लेकिन इन तीनों का ही प्लान फेल हो जाता है और ये आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के पास से चोरी का सोना, घड़ी और मोबाइल बरामद कर लेती है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। अब इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। रेणुका और उनके परिवार वालों ने शायद बहुत जल्दी एक अनजान नौकर पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया और इसकी वो कीमत इन्हें चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना शायद उन्होंने कभी नहीं की थी। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते और आज भी न जाने कितने ऐसे हाउस हेल्पर हैं जो पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करते हुए कमा रहे हैं। फिर भी आपके अनुसार लोगों को ऐसे क्या एहतियात बरतनी चाहिए जिससे ऐसी अनहोनी किसी के साथ ना हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।